हम अर्निंग सीजन है तो अर्निंग्स पर ही बातचीत करते हैं और बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की दूसरी तिमाही के नतीजे जो कंपनी के रहे हैं वो अनुमान से थोड़े कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा, आय, मार्जिन सब अनुमान से थोड़े से वीकर साइड पर आए हैं। इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इस क्वार्टर के कुछ और हाईलाइट्स आपके समझना चाहेंगे क्योंकि जो भी फिगर्स आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले थोड़े से लोअर साइड पर रहे हैं। स्पेशली जो मार्जिन पिक्चर रही है वो कैसी रही है इस क्वार्टर में, कंसीडरिंग कि Q2 में हमने जिंक प्राइसेस में भी एक स्टीप फॉल देखा है। तो हमारा परफॉर्मेंस देखिए अच्छा रहा है। जो भी हमारा लास्ट ईयर का कंपैरिजन में एबिटा मान लीजिए 29% कम हुआ है या नेट प्रॉफिट 35% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो पूरा के पूरा जो है खाली हमारा जो प्राइस घट गया उसी के चलते। रफली लास्ट ईयर हम लोग हेजिंग लेकर के करीब $3200 पर टन का प्राइस हम लोग रियलाइज किए थे। उसके जगह में इस बार करीब $2400 पर टन का प्राइस रियलाइज किए। अगर हमने कॉस्ट में काफी कटौती की है, करीब 10% कॉस्ट हमारा लास्ट ईयर से घटा है। लास्ट ईयर Q2 में जिंक का कॉस्ट था करीब $1260 पर टन, वो हम लोग अभी इस बार $1137 पर टन में प्रोड्यूस किया है। तो जो हमने कॉस्ट कम किया है उससे के चलते हमने प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज किया है। $2400 एलएमई में भी अबाउट 46% एबिटा मार्जिन हम लोगों ने मेंटेन कर पाया। ओके अच्छा अरुण जी, अगर हम सेकेंड हाफ के लिए एक आउटलुक लेना चाहें तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? रियलाइजेशंस में क्या कुछ इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगी? सिल्वर और जिंक के प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है? अभी तक तो फर्स्ट हाफ में हमारा तो उम्मीद था कि इवन यूरोपियन इकोनॉमी का टर्न अराउंड होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी का जो होना चाहिए था, बट समहाउ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव स्पेंडिंग होना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम होगा उनका सेनेट और कांग्रेस का इश्यूज में एक्सपेंडिचर में कुछ ना कुछ कटेलमेंट हो रहा है। तो और अमेरिकन इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। चाइना का जो रिकवरी था वो भी नजर में नहीं है। इस बीच में केवल इंडियन इकोनॉमी जो कि काफी शाइन कर रहा है और इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ काफी है। हम लोगों के लिए तो अच्छा है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक डिमांड पहले से काफी अच्छा है। हम डोमेस्टिकली ज्यादा सेल कर पा रहे हैं। प्राइसेस अगर देखेंगे जो कि एलएमई प्राइसेस है वो ग्लोबल मटेरियल मूवमेंट से डिसाइड होता है। वो करीब 2400 के आसपास है। जहां तक मुझे उम्मीद है अगला 5 से 6 महीना ये 2400 से 2600 का अंदर में ही मूव करेगा, उससे ऊपर जाना मुश्किल है। हालांकि पर्सनली कहने से तो मैं तो चाहूंगा कि ये 2800 या 3000 में पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल लगता है कि ये 2400 से 2600 का अंदर में ही प्ले करेगा। अच्छा एक चीज और बताइए अरुण जी, अगर हम मार्जिन की यहाँ से पिक्चर समझना चाहें तो वो कैसी रह सकती है? क्योंकि आपने कहा कॉस्ट कटिंग आपने की है जिसने ओवरऑल मार्जिन को बेनिफिट किया है। तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं क्या एक्सपेक्ट करें मार्जिन यहाँ से फर्दर इंप्रूव होंगे, स्पेशली अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करें गोइंग फॉरवर्ड? एकदम अभी तो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि हमने Q2 में जो कॉस्ट लाया है जिंक का करीब $1137, वो लास्ट ईयर का था $1260, उससे करीब $100 से भी ज्यादा रिडक्शन हुआ है। आगे जाकर के और $20-25 तो रिडक्शन होना पॉसिबल है Q3 Q4 में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने जो रीनेगोशिएट किया है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे जो प्रोक्योरमेंट डिसीजंस हम लोगों ने किए हैं या तो जो पोस्टपोन किए हैं डिसीजंस, सारे जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स का हमने लिया है जो कि Q2 में लिए हैं, उनका इफेक्ट Q3 Q4 में और अच्छा से मिलेगा लार्जर वॉल्यूम में। तो हमें उम्मीद है कि कॉस्ट नॉर्मली Q3 Q4 गोज डाउन, वॉल्यूम्स अच्छा होता है, ग्रेड अच्छा होता है, टेम्परेचर कम रहता है, एडिशनल कॉस्ट जो हमारा एयर चिलिंग मशीन्स लगता है माइंस में उसका कॉस्ट नहीं आता है। सो ऑल सेड एंड डन आई थिंक वी विल गो डाउन फर्दर ऑन द कॉस्ट साइड। ओके अच्छा अरुण जी, फिर केपेक्स को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? आपका कैश बैलेंस तो लो है, तो फिर आप जो केपेक्स करेंगे वो कैसे करेंगे? आप डेट लेंगे क्या इसको फंड करने के लिए या फिर इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू ही आप इस केपेक्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे? नो, हमारे कैश जनरेशन कैपेसिटी काफी है मंथली। हमें अपना जो प्रोजेक्ट कैपेक्स है उसको फंड करने के लिए कोई बोरोइंग का जरूरत नहीं है। अगर बोरोइंग हम लोग करते हैं तो वो केवल टेम्पोररी मिसमैच जो है कैश का, क्योंकि हमारा करीब एवरेज मैच्योरिटी 3.5 ईयर्स का रहता है सारे इन्वेस्टमेंट का। तो उसी के लिए हम लोग तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें अच्छा मिलता है, ट्रेजरी रिटर्न अच्छा है। तो हम इसीलिए टेम्पोररी मिसमैच मेंटेन करने के लिए हमने कुछ कुछ जरूर बोरोइंग लेते हैं, बट ऐसे कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बोरोइंग का अभी कोई स्कोप नहीं है।
अनलेस अगर नया कंपनी स्ट्रक्चर बनता है, उस कंपनी क्या स्ट्रेटेजी लेता है, उस समय देखा जाएगा। ओके, चलिए शुक्रिया अरुण जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। आपको गुड लक आने वाले क्वार्टर्स के लिए और आगे की ग्रोथ के लिए। स्टॉक हालांकि अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक का पोस्ट अर्निंग्स थोड़े से प्रेशर में दिखाई दिया है, 0.2% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मिड कैप्स की जो हालत है उसके सामने ज्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। एक स्टेबल परफॉर्मेंस आज के सेशन में फिलहाल स्टॉक लैंड करते हुए। अरुण का कोई कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक भी लेंगे। अरुण, हिंदुस्तान जिंक पर आपकी राय? देखिए, हिंदुस्तान जिंक 295 97 इसके ऊपर जरूर नजर होनी चाहिए। ये काफी पिछले 4 से 5 वीक के लोज है। अगर 295 के नीचे स्टॉक जाएगा तो हो सकता है वहां से थोड़ी दिक्कत स्टॉक में नजर आए, क्योंकि न्यूज में है, रिजल्ट्स भी आए हैं। तो आज थोड़ी बहुत गिरावट कम है, पर अगर मार्केट में और वीकनेस आती है तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली वीकनेस दिखा सकता है। तो 295 के स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करें अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है। पर 295 के नीचे जाएगा तो वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है। ओके, चलिए तो ये रही राय आपके लिए हिंदुस्तान जिंक पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।